हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से करेंगे। जो सीरीज़ चल रहा है हमारा जीके एवं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने भी 2020 में पूछे जा चुके हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका चौथा वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 39 से होगा। और इसके पहले जो भी वीडियोस आ चुके हैं 3 वीडियोस, अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप लोग आई बटन पर प्रेस करके वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका एक कंटिन्यूटी बना रहे। और इस सेशन से आपको आरआरबी एनटीपीसी जो अभी चल रहा है वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और जो आईसीएमआर का एग्ज़ाम है आपका आगे आने वाले जनवरी 3 तारीख को, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सीरीज़ है। तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करना है तो मैं यही बताऊंगा, ये वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। सीरियसली जिसको जॉब चाहिए मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, बिल्कुल से रिपीट होंगे, कोई ना कोई शिफ्ट का रिपीट जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा यही मानना है आपसे, यही विनती है कि आप लोग सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए, अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रीम इज अल नीनो? अल नीनो और ला नीनो दो प्रकार के हमारे क्या है। अल नीनो एक होता है और एक होता है आपका ला नीनो। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे वायु होते हैं, पवन होते हैं। ठीक है, तो स्टॉर्म होता है। तो ये गर्म होता है या फिर शीत होता है, मतलब ठंडा होता है या गर्म होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस कुछ और था, तो बस इसके बारे में पूछा गया था इसलिए मैंने ये लेके आया आपके लिए। ठीक है, देखिए अल नीनो क्या होता है। ठीक है, अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर, जो समुद्र के सतह के ऊपर जो तापमान होता है उससे ज्यादा, मतलब ये वार्म होता है दोस्तों। ठीक है, अल नीनो। और ये पश्चिम मध्य भूमध्य रेखा प्रशांत सागर के नजदीक जो होता है वहीं पे इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है, और ये गर्म होता है दोस्तों, वार्म होता है। ठीक है, तो अल नीनो क्या होता है हमारा, गर्म होता है, गर्म। ठीक है, गर्म होता है मतलब आपका वार्म होता है। ओके, अल नीनो वार्म होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ला नीनो होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, ये वार्म होता है और ला नीनो आपका कोल्ड होता है। नीचे देखिए ला नीनो के बारे में लिखा हूं मैं। ला नीना refers to the periodic cooling of sea surface temperatures। ठीक है, वही ईस्ट सेंट्रल लोकेशन वही है। अल नीनो ला नीनो कंफ्यूज मत होना। जो ई से स्टार्ट होता है अल नीनो वो आपका होता है वार्म, और ला नीनो डब्ल्यू एल से स्टार्ट होता है वो होता है कोल्ड। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन आपका रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए, हुज एसआई यूनिट इज इक्विवेलेंट टू एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो बल है, बल के जो एसआई यूनिट से सिमिलर किसका एसआई यूनिट है, तो वेट, प्रेशर, वेलोसिटी या एनर्जी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेट। इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। ठीक है, और फोर्स का भी आपका न्यूटन है, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन था, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ओके, जो हम पहला चैप्टर है जो फिजिक्स का। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ मास, वेट और मास में दोस्तों कंफ्यूजन मत होना। मास जो है वो केजी होता है, उसका किलोग्राम होता है एसआई यूनिट, और वेट होता है, वेट को हम फोर्स से नापते हैं। ठीक है, फोर्स मतलब न्यूटन। ओके, तो फोर्स का न्यूटन होता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 अगेन रेलवे का क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 का है, अभी पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, या फिर यूनिफॉर्म रिफॉर्म लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है दोस्तों, ये वेब एड्रेस होता है। जो वेबसाइट में हम लोग जो एड्रेस देते हैं ना, www डॉट समथिंग डॉट कॉम ऐसे देते हैं ना, @gmail.com कुछ भी, तो ये जो होता है ना पूरा एड्रेस, इसको बोलते हैं यूआरएल। ये क्या करता है, एक रेफरेंस देता है वेब रिसोर्स को, जो कि लोकेशन बताता है कंप्यूटर नेटवर्क को कहाँ से उसको डेटा रिट्रीव करना है या फिर डेटा लेना है, फेच करना है और दिखाना है यूजर को। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 42 देखिए, एमएसपी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, यही पूछा गया था, दिल्ली पुलिस नवंबर में एग्जाम हुआ था। ठीक है, एमएसपी, एमएसपी का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होगा।
अभी किसान आंदोलन चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में जो हमारा प्राइस होता है, ठीक है, जो मूल्य होता है, ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक नियमित मूल्य रखा जाता है। अगर कोई हमारे किसान बंधु को, किसान भाई को, अगर उनका सामान, मतलब उनके जो प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं, वो अगर सही तरीके से उनका बिक्री ना हो पाए, मतलब सेल ना हो पाए उसका, मान लीजिए उसका कुछ, क्योंकि प्राइवेट लोग, बहुत सारे लोग हैं वेंडर से जो कि खरीदते हैं, अगर वो सही रेट में नहीं खरीद पाते हैं उसको, मतलब उनका नहीं बिक पाता है एक साल में, तो उनको सरकार क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस रखती है, जिसमें कि वो लोग, सरकार उनसे खरीद लेती है और उनको भी फायदा हो जाता है फार्मर लोगों को, ठीक है। तो यही है एमएसपी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, मतलब डायरेक्ट फार्मर से खरीदती है, बीच में कोई मध्यस्थी नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा फायदा इनको, किसान भाइयों को मिलता है। दिस रेट इज टू सेफगार्ड द फार्मर टू ए मिनिमम प्रॉफिट फॉर द हार्वेस्ट इफ द ओपन मार्केट हैज लेसर प्राइस देन द कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। ओके, जो ओपन मार्केट होता है उसमें मान लीजिए बहुत प्राइस बहुत कम चला गया, मतलब घाटा हो रहा है, तो सरकार, भारत सरकार क्या करती है, खरीद लेती है किसान भाइयों से। ओके, यही है। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रो कंपनी। तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन हमेशा बनेगा दोस्तों, रिसेंट जो भी ब्रांड एम्बेसडर से, वो बिल्कुल से पढ़ के जाइए। दिल्ली पुलिस, नवंबर 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप है, वो कहाँ पे होगा? दिल्ली पुलिस, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। देखिए आंसर इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, कतर। कतर का कैपिटल क्या है? दोहा, ठीक है, और करेंसी क्या है? रियाल। ओके, और यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए, ये तीनों मिलकर 2026 का पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर, ठीक है, याद रखिए, लिख दिया है देखिए पॉइंट्स। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का यूएसए, कनाडा, मेक्सिको और कतर में 2022 का जो है अंडर 17 महिलाओं का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ओके भाई, याद रखिए, वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 और फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये दोनों चीज हो रहा है कहाँ पे? कतर में। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो जो पानी है, पानी का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होता है, यही पूछा गया है दिल्ली पुलिस, नवंबर 2020 में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक आपको दिख रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, याद रखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 2020। नोबेल पुरस्कार, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, नवंबर 2020 में है। तो पूछ रहा है फिजिक्स, भौतिक, भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2020 में? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, रॉजर पेनरोज, जेनिफर ए दोडना, लुइस ग्लुक और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉजर पेनरोज, ऑप्शन नंबर 1। कंप्लीट लिस्ट आपके लिए मैं लेके आ गया हूं, देखिए कंप्लीट लिस्ट जो है नोबेल पुरस्कार का। केमिस्ट्री में, रसायन विभाग में आपको देखिए, रसायन विज्ञान में एमैनुअल, देन चार्पेंटियर और जेनिफर ए दोडना, इन तीनों लोगों को मिला है केमिस्ट्री में, रसायन में। भौतिक में किन 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 को मिला है देखिए, फिजिक्स में रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल एंड एंड्रिया गेस, इन तीनों को मिला है फिजिक्स में। नेक्स्ट, मेडिसिन, औषधि के क्षेत्र में किसको मिला है? हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस, ठीक है, इनको मिला है मेडिसिन में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिटरेचर, लिटरेचर में किसको मिला है? लुइस ग्लुक, ठीक है, लुइस ग्लुक, याद रखिए, इजी नाम है, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लुइस ग्लुक, ठीक है, ट्रिक्स मान लीजिए इसको। देन पीस, पीस में शांति में किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये एक संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको मिला है पीस में। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला है? अर्थशास्त्र विज्ञान में पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को मिला है इकोनॉमिक साइंसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन वाज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश्ड? एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का एग्जाम हुआ था अगस्त 31 अगस्त को हुआ था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कब एस्टेब्लिश किया गया था? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1952 में। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इससे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ जिसको बोला जाता है, ईपीएफओ, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए काम करने के लिए बोला गया है। मतलब जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को यहाँ से प्रोविडेंट फंड, मतलब उनके खर्चे के लिए, उनके पेंशन के लिए, पेंशन के आकार में उनको कुछ असिस्टेंस, कुछ हेल्प दिया जाता है, ठीक है, तो इस संस्था से उसको दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए दोस्तों, ईपीएफओ का फाउंडेशन ईयर कब था, कब इसका स्थापना किया गया था? 4 मार्च 1952। यहाँ का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि 1995 में आया था, मतलब लेकर आ गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों देखते हैं क्या है। 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर हु रिटायर्ड इन जुलाई, 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहने वाले चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि अभी रिटायर्ड किए हैं जुलाई में, कौन है दोस्तों? एनबीई अगस्त 2020 में पूछा गया है दोस्तों, आंसर हो जाएगा लिन डैन, चाइना के इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, प्लेयर और स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 49। तो व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा कानून कब लाया गया था? एनबीई अगस्त में पूछा गया था एग्जाम में, ओके, 2020 में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1986, याद रखिए डेट को, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 authorizes central government to protect and improve environmental equality, quality, control and reduce pollution from all sources and prohibit or restrict the setting and or operation of any industrial facility on environmental grounds, ठीक है। ये नियम क्या करती है? अथॉरिटी देती है, ठीक है, किसको? भारत सरकार को, ताकि वो पर्यावरण के सुरक्षा के लिए और जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, ठीक है, काफी सारे जो जगह हैं जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, जो सेंसिटिव जोन है, वहां पर बैन करती है और प्रोहिबिट करती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करती है, किसको? जो भी हमारे उद्योग, मतलब फैक्ट्री वगैरह इंस्टॉल किया जाता है और वहां पे मान लीजिए जो नदी वगैरह है, नदी के पास अगर फैक्ट्री खुलेगा तो वहां पे प्रदूषण ऑब्वियसली होगा, ठीक है, इस तरीके से तो उनको प्रोहिबिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वाटरफॉल नीलगिरी हिल्स में जो है उसका नाम क्या है? दिल्ली पुलिस, नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था। आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा पायकरा फॉल्स। तो पायकरा फॉल्स नीलगिरी का है, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो कि नीलगिरी के हैं, क्योंकि ये जोग कुंचिकली आपको तो पता ही है, तो नीलगिरी का मैं लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि पायकरा, लॉज, कैथराइन, ठीक है, और मकुर्ती और एल्क, ठीक है, ये सब नीलगिरी का है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल, लार्जेस्ट जल प्रपात जिसे कहा जाता है, वाटरफॉल या फिर जल प्रपात हिंदी में, ऑफ इंडिया क्या है? सबसे बड़ा जल प्रपात भारत का, ठीक है, इंडिया का, ये आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, दिसंबर 2020, दिसंबर 22 को ये एग्जाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था। विच ऑफ दीज आर्टिकल्स रिलेट्स टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का दोस्तों, आर्टिकल से, ठीक है, जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संपर्क रखता है भारतीय संविधान के अनुसार? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, जो कि है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके कंटेंट में, इसके डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना। ओके, देखिए आर्टिकल 14 से 18, 14 टू 18 जो है इक्वलिटी के बारे में बताता है, इक्वलिटी ऑफ आवर कंट्री सिटीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। तो RRCSP ऐसे याद रखिए, आर से हो गया रेस, ठीक है, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इससे याद रखिए आर्टिकल 14 से 18 आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, इन 5 चीजों के बारे में बताता है।
अनुच्छेद 14 से 18 हमारे देश के नागरिकों को और जाति लिंग धर्म जन्म स्थान की समानता को परिभाषित करता है। ओके, अगला देखिए आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। मेंशन 6 फ्रीडम्स दैट आर अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession or carry on any occupation, trade or business। ठीक है, ये 19A, 19B, C, D, E, F इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हिंदी में भी आपके लिए है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पहला क्या है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 19। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्या बोलता है? नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law of force at the time of commission of the offense। ठीक है, तो क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को, मैं इजी वर्ड से आपको समझा देता हूं, किसी भी व्यक्ति को आप बिना कारण के, ठीक है, बिना कारण के अगर वो वायलेशन कर रहा है, वायलेशन मतलब उल्लंघन कर रहा है कानून का, उसके सिवाय और किसी भी कारण से आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, सिंपल वर्ड्स में। ओके, यही बता रहा है, मतलब पुलिस में कटघरे में नहीं ले सकते आप उसको। तो वही हिंदी में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, न कि अपराध के रूप में लगाए गए अधिनियम के कमीशन के समय, और न ही उसे उससे अधिक दंड के अधीन हो जो कानून में लागू किया गया हो अपराध के आयोग का समय। ओके, आर्टिकल 21, 21 आर्टिकल, तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब जीने की स्वतंत्रता से जीने की आजादी। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकल 21। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो रहेगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है, पर्सनल लिबर्टी। ओके, देन आर्टिकल 23 क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर का क्या है? आर्टिकल 23। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी और मजबूर श्रम को प्रतिबंधित और अपराधी करता है। ओके, देन 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any hazardous employment। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी हमें पेशे में नहीं लगाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं करवाना चाहिए फैक्ट्री में या फिर कोई भी रिस्की काम में। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंधित 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। देन आता है आर्टिकल 25 से 28 जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द वर्ड सेकुलर and articles 25 to 28 implying that the state will not discriminate, patronize or meddle in the profession of any religion। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है और अनुच्छेद 25 से 28 का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म के पेशे को भेदभाव, संरक्षण या मध्यस्थता नहीं करेगा। ओके, और आर्टिकल 29 क्या बोलता है दोस्तों? that no discrimination would be done on the ground of religion, race, caste, language or any of them। तो इसके बारे में आर्टिकल 29 बोलता है, कहता है कि धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 30 देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप हैं वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से वो लोग बना सकते हैं। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है टर्म, ओके, और अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, यह या संविधान के भाग 3 में है, में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार की पुष्टि करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। देन क्वेश्चन 52 आया था आपका स्टेनो में, जो कि पूछा गया था टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इजी भी है। एफ माइनस, ये एफ है फ़ारेनहाइट में, एफ माइनस 32/9 आपका हो जाएगा, सी है सेल्सियस में, सेल्सियस बाई 5। ओके, देन 50वां क्वेश्चन देखिए, ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, 53 नंबर का क्वेश्चन है। कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ था उसको क्या बोला जाता है? एनबीई में आया था दोस्तों, सार्स 2 कहा जाता है, या फिर इसको मार्स कहा जाता है, कोरोना वायरस कहा जाता है, एड्स। तो इजी है दोस्तों, कोविड-19 क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, तो दोस्तों यहीं तक क्वेश्चंस था, और आशा करता हूँ आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे इस सीरीज़ के, और अच्छे से मज़ा लीजिए वीडियोस का, और पूरा देखिए वीडियोस को। एक दो बार अगर आप लोग सुन लेंगे तो बिल्कुल आपका आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपको ज़रूर से क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।